दोस्तों, हाल ही में YouTube पर बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आया है और सब इस डरावनी कहानी का सच जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1947 का साल देश के लिए जितना स्वर्णिम था उतना ही भयानक भी। देश बंटवारे की आग में जल रहा था। रिलीजन के बेस पे ड्रॉ हुई रेड क्लिफ लाइन ने भारत के दो हिस्से किए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान जो दो प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ, उसमें एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में करीब 1000 माइल्स का अंतर था और इसी ईस्ट पाकिस्तान रीजन के करीब था अपना कोलकाता शहर, जिस पर पाकिस्तान की नजर थी। फिर क्या पाकिस्तान से कोलकाता को बचाना इतना आसान था? और क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से इंडिया को कोलकाता देने के लिए राजी हो गया था? दोस्तों ये वो सवाल है जिसका जवाब बेशक ना है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कलकत्ता जब इंडिया के हाथों से जा रहा था उस टाइम पर कैसे इंडिया ने कलकत्ता को सेव किया और कलकत्ता को बचाने में किस लेजेंड का रोल सबसे बड़ा था? स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आइए आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आज अगर इंडिया में बंगाली हिंदूज और कलकत्ता एग्जिस्ट करता है तो इसका सारा क्रेडिट एक इंसान को जाता है और वो है गोपाल पाठा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 में, जब एक और देश की आजादी की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाया जा रहा था। जिन्ना और मुस्लिम लीग एक अलग देश की अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का मन बना चुके थे। देखा जाए तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन में बंगाल का विभाजन भी शामिल था और ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ईस्ट बंगाल का रीजन मुस्लिम डोमिनेटेड था। इसी के चलते उसका पाकिस्तान में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर समस्या थी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को लेकर। दरअसल ईस्ट बंगाल के पास मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन और फैक्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल तो जरूर था, लेकिन अधिकतर फैक्ट्रीज कलकत्ता में थी जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। दोस्तों इस तरीके से ईस्ट बंगाल और कलकत्ता के अलग होने से वहां के रिसोर्सेज वेस्ट होने वाले थे। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए कलकत्ता जरूरी हो गया था। उस टाइम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सोहरावर्दी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करते थे। बंगाल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इनके हाथों में था। अब इनका प्लान था कलकत्ता को अपने हिस्से में लाना और इसके लिए वो एक डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी में जुट गए। सोहरावर्दी ने सबसे पहले बंगाल पुलिस फोर्स में से बिहारी हिंदू पुलिस फोर्स के बड़े हिस्से को यूनाइटेड प्रोविंसेस के पठान और मुस्लिम से रिप्लेस कर दिया। फिर कलकत्ता में हिंदुओं के नरसंहार के लिए तारीख तय की गई 16 अगस्त और इसके लिए इस्लामिक सेंटिमेंट्स को भी भड़काना शुरू कर दिया गया था। दोस्तों 16 अगस्त डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि रमजान का वही 18वां दिन था जब मोहम्मद ने बद्र की जंग जीती थी। देखा जाए तो अब तक पूरा देश पार्टीशन के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों के डर के घेरे में जी रहा था और कलकत्ता में रहने वाले हिंदूज को इस बात की भनक लगनी शुरू हो गई थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों ये पूरा खेल शुरू हुआ 13 अगस्त 1946 को, जब मुस्लिम लीग के माउथपीस द स्टार ऑफ इंडिया ने बयान दिया कि मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि रमजान में ही अल्लाह ने जिहाद की इजाजत दी थी। रमजान में ही बद्र की लड़ाई हुई थी। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच पहला युद्ध 313 मुसलमानों द्वारा लड़ा और जीता गया था और एक बार फिर रमजान ही था जब पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर जीत हासिल की और स्वर्ग के राज्य के साथ इस्लाम के दौलत मुश्तरका या राष्ट्रमंडल की स्थापना की। मुस्लिम लीग की तकदीर अच्छी है कि वो इस पाक महीने में अपनी कार्रवाई को शुरू कर रही है। इसी के स्टेटमेंट ने पूरे कलकत्ता में हिंदुओं के साथ क्या करना चाहिए मुसलमानों को यह बताया था। साथ ही मुस्लिम लीग पब्लिकेशंस ने तो ओपनली मुसलमानों को समझाया कि वो जिहाद के लिए हिंदुओं को मारना शुरू कर दें और लैंड ऑफ द प्योर यानी कि पाकिस्तान का नाम एस्टैब्लिश कर दें। देखा जाए तो कलकत्ता ऑलरेडी नफरत की आग में जल रहा था और इसमें घी डालने का काम किया कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने। दरअसल इन्होंने एक लीफलेट जारी किया जिसमें कहा गया था, काफिरों तुम्हारा अंत दूर नहीं, तुम सबका नरसंहार कर दिया जाएगा। दोस्तों अब जो नफरत कट्टरवादियों ने दोनों ओर फैलाई थी उसका अंत नजदीक दिखाई दे रहा था और ये काफी भयानक भी था। 16 अगस्त 1946 शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम लीग के लीडर्स जुमे की नमाज में मौजूद थे। मुस्लिम लीग के लीडर्स ने मौलवियों को प्रोवोकेटिव स्पीच देने के लिए कहा। देखा जाए तो कट्टरता से भरी इस स्पीच ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और जो भी इस नफरत की चपेट में आया उन सब ने हथियार उठा लिए। दोस्तों सोहरावर्दी ने भी इस दिन पूरे हड़ताल की घोषणा कर दी और कलकत्ता को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के इस प्लान के सक्सेस को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पब्लिकली हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया गया था। वैसे तो 16 अगस्त से पहले ही कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने कई हिंदू शॉप्स और बिजनेस हाउसेस जो कि हड़ताल को अपोज कर रहे थे उन पर अटैक करना और उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। जुमे की नमाज के बाद लाखों उन्मादी मुसलमानों को ऑक्टर लोनी मॉन्यूमेंट जो कि अब शहीद मीनार है वहां से सोहरावर्दी और दूसरे मुस्लिम लीग के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए जिसमें उन्होंने साफ साफ हिंदुओं पर हमला करने और उन्हें बंगाल से बाहर खदेड़ने के लिए उकसाया गया। सोहरावर्दी ने तो ये तक एश्योर कर दिया कि पुलिस भी उनके साथ है और उनके इस मिशन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा।
दोस्तों अब देखते देखते लाखों मुसलमानों की उन्मादी भीड़ ने अब वो करना शुरू कर दिया जो मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था। लोहे की रॉड्स, तलवार और कई दूसरे खतरनाक हथियारों से लैस होकर ये भीड़ कलकत्ता के अलग अलग शहरों में फैल गई। सबसे पहले मुस्लिम लीग की रैली वाली जगह के पास हथियार बेचने वाले एक हिंदू की दुकान पर हमला किया गया। दुकान को लूटने और जलाने के बाद दुकान के मालिक और बाकी काम करने वालों का सर काट दिया गया। जिसके बाद दोस्तों कोलकाता मानो नरक बन गया था, जहां हैवान हाथों में तलवार और आंखों में नफरत लेकर घूम रहे थे। यहाँ नरसंहार का मानो सबसे बड़ा रूप दिख रहा था। हजारों हिंदुओं को काटा जा रहा था। ये हिंदू दुकानों और घरों पर हमला करते और उन्हें जला देते। हिंदुओं के मर्डर्स और रेप्स की तो गिनती मुश्किल हो गई और इन सब में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। दोस्तों इन सब में सबसे भयानक अटैक लीचू बागान के केसोराम कॉटन मिल्स में हुआ था, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मेटिया ब्रुज एरिया था, जिसे आज मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 600 हिंदू ओडिया मजदूर रुके थे, जिन सभी का पगलाई भीड़ ने सर काट दिया। और दोस्तों ये सब किया सैयद अब्दुल्ला फारूकी द्वारा लीड की गई मॉब ने। देखा जाए तो हिंदुओं की एक तरफा हत्याएं 16 और 17 अगस्त तक चली और इन 2 दिनों में मुस्लिमों के ब्रूटल अटैक की वजह से 4000 से 20,000 के बीच मौतें हुई और लगभग 3500 हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यह तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है। कई समकालीन इतिहासकारों के मुताबिक हजारों लाशें अंडरग्राउंड सीवर्स, गंगा और कई कैनाल्स में फेंक दी गई। दोस्तों इस धार्मिक या कहें तो कलकत्ता की चाहत में जो हिंसा सुहारवर्दी ने कराई थी, उस सुहारवर्दी का मानना था कि हिंदू आसानी से मुसलमानों से हार मान जाएंगे और जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही सुहारवर्दी ने अपने मुस्लिम लीग के मेंबर्स से यह तक कह दिया था कि हिंदू मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते। यहाँ एक बात जाननी जरूरी है कि इस पूरे नरसंहार के दौरान खुद सुहरावर्दी लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर्स कंट्रोल रूम में बैठे थे, जिससे कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर्स उन एरियाज में डिप्लॉय ना किया जा सके जहां पर ये दंगे चल रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने पुलिस फोर्स की कंपोजिशन को भी पूरे तरीके से बदल दिया था और हिंदूज को हटाकर मुस्लिम्स को शामिल कर दिया था। दोस्तों सुहरावर्दी का जैसा प्लान था लगभग वैसा ही हुआ। हिंदू कलकत्ता छोड़कर भागने लगे। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्रोविंसेस से भी भागने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हिंदू पलायन शुरू हो गया था। सुहरावर्दी का प्लान करीब 10,000 हिंदुओं को मारने का था, जिससे लाखों हिंदुओं के मन में आतंक फैल जाए और वो कलकत्ता से भाग जाएं। अगर उस टाइम पर सुहरावर्दी और उनकी इस्लामिक भीड़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो इस पूरे इलाके को मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बना देते, जिसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। लेकिन एक बहादुर इंसान ने इन सब से लड़ने और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा करने का फैसला किया और ये कोई और नहीं बल्कि गोपाल पाठा ही थे। दोस्तों गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और कलकत्ता के बऊ बाजार इलाके में मलंगा लेन पर रहते थे। गोपाल को पाठा निकनेम अपने फैमिली बिजनेस के कारण मिला। दरअसल पाठा बंगाली का शब्द है जिसका मतलब होता है मेल गोट। उनकी फैमिली एक फेमस मटन शॉप रन करती थी। वो एक बेहतरीन रेसलर थे और फैमिली मटन शॉप का भी जिम्मा उनके ही कंधे पर था। अपने काम की वजह से मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ हमेशा से उनकी बातचीत थी और रिसर्चर्स के मुताबिक उनके मन में मुसलमानों के लिए पहले से किसी भी तरह की नफरत नहीं थी। दोस्तों गोपाल पाठा सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर थे। गोपाल भारत जाति वाहिनी नाम के संगठन के जरिए जरूरतमंदों की मदद करते थे। देखा जाए तो उनके संगठन में 500 से 800 लोग थे, जिसमें वेल ट्रेन्ड पहलवान भी थे। जब गोपाल को हिंदुओं के नरसंहार, हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और अपहरण के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। गोपाल पाठा ने अपनी भारत जाति वाहिनी के सदस्यों और दूसरे हिंदू युवाओं को हिंदू कम्युनिटी की रक्षा के लिए बुलाया और इस्लामी क्रूर भीड़ की जवाबी कार्रवाई के लिए केयरफुली प्लान बनाया। जब हिंदू में खबर फैली कि गोपाल मुसलमानों पर काउंटर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाइम बिहार और यूपी के कई नॉन बंगाली हिंदू युवा भी उनके साथ आकर शामिल हो गए। कलकत्ता के मारवाड़ी, जिन्हें सबसे ज्यादा इस्लामी हमले से नुकसान हुआ, उन्होंने गोपाल को हथियार और गोला बारूद खरीदने में फाइनेंशियली मदद की। फिर हिंदू लोहारों ने रात भर काम करके हजारों तलवारें, भाले, चॉपर, क्लीवर और कई हथियार मुफ्त में बनाए। देखा जाए तो इस पूरी हिंसा में गोपाल सभी हिंदुओं को एकजुट करने वाले वो पावर थे जिन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए दूध वालों, सब्जी बेचने वालों और मजदूरों तक को अपने साथ शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। गोपाल जान चुके थे कि अगर कलकत्ता में हिंदुओं को जिंदा रहना है तो उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ऐसे में उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर मुसलमान एक हिंदू को मारता है तो उन्हें 10 मुसलमानों को मारना चाहिए, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो इस लड़ाई को जीत सके। अब तक मुस्लिम लीग के पास जिहाद के लिए लड़ने वाले लाखों मुसलमान थे, जबकि हिंदुओं के साथ अपने लड़कों का ग्रुप लिए सिर्फ गोपाल पाठा थे। लेकिन यहाँ पर गोपाल पाठा ने एक बात और भी साफ कर दी थी कि वो मुसलमानों की तरह उनकी औरतों पर नजर नहीं डालेंगे। दोस्तों 16 और 17 अगस्त की निर्मम रातों के बाद 18 अगस्त की सुबह काफी अलग थी।
18 अगस्त की सुबह गोपाल ने मुस्लिम हमलावरों से लड़ने के लिए हिंदू इलाकों में हथियारों से लैस लोगों को छोटे समूहों में तैनात कर दिया। अब तक मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि हिंदुओं ने बदले की तैयारी कर ली है। सोहरावर्दी ने साफ कर दिया था कि उनके पास कलकत्ता से हिंदुओं को हटाने के लिए बस 2 दिन का समय है। सोहरावर्दी को मालूम था कि 2 दिन बाद वायसराय डायरेक्टली तबाही को रोकने के लिए फोर्स डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे में 18 अगस्त तक उन्हें कलकत्ता में अपना काम खत्म करना था और अगले 2 दिनों में उन्हें कलकत्ता के आसपास के इलाकों से हिंदुओं को साफ करना था। लेकिन जब 18 अगस्त को मुस्लिम लुटेरे हिंदू एरियाज में गए तो उन्हें हिंदुओं के सरप्राइज अटैक का सामना करना पड़ा। हिंदू युवाओं ने इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी कि मुस्लिम्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदू कॉलोनीज को सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद हिंदू युवाओं ने ये लड़ाई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में लड़ी और इस्लामिस्ट क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। हिस्टोरियन संदीप बंदोपाध्याय मेंशन करते हैं कि हिंदू यूथ ने मुस्लिम एरिया के वृद्ध, कमजोर, बच्चों और महिलाओं को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आगे ये भी लिखते हैं कि गोपाल कभी क्रिमिनल नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इस्लामिस्ट एग्रेशन से लड़ने के लिए हिंदू यूथ को इकट्ठा करके हिंदुओं का डिफेंस किया। उन्होंने बेघरों और विधवाओं को रहने की जगह दी और उन्हें मरने या धर्म परिवर्तन करने से रोका। दोस्तों 18 से 20 अगस्त तक गोपाल और दूसरे हिंदू नेताओं ने हिंदुओं की हत्या करने वाले इस्लामिस्ट क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी तलाश की, जिससे मुस्लिम लीग को भारी नुकसान हुआ। गोपाल पाठा और उनकी सेना ने न सिर्फ मुसलमानों का एक तरफा हमला रोका बल्कि इस्लामिस्ट क्रिमिनल्स के जहन में डर पैदा करने में भी कामयाब हुए। देखा जाए तो सोहरावर्दी अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामिस्ट पुलिस फोर्स जो उनके गुंडे थे उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। गोपाल पाठा के अलावा जुगल चंद्र घोष और बसंत भी इसमें शामिल हुए। घोष जो कि एक नेता थे और अपना अखाड़ा चलाते थे, वहीं बसंत भी एक फेमस रेसलर थे और इन सब ने मिलकर इस्लामी गुंडों पर प्रहार किया। दोस्तों गोपाल पाठा की लीडरशिप में किया गया काउंटर अटैक इतना भयानक था कि मुस्लिम लीग के कट्टरवादी डरने लगे। 20 अगस्त के आते आते मुसलमानों के मरने की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई। अब सोहरावर्दी का दिमाग काबू में नहीं था। सोहरावर्दी का कलकत्ता से हिंदुओं को बाहर निकालने का प्लान बुरे तरीके से फेल हो गया था और इस तरीके से सोहरावर्दी का कलकत्ता और आसपास के इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का सपना ही रह गया। सोहरावर्दी खुद को और अपनी सरकार को बचाने की चाहत में युद्ध को समाप्त करने के लिए जीजी अजमेरी और शेख मुजीबुर रहमान को चुना। आपको बता दें कि जीजी अजमेरी और शेख मुजीबुर रहमान खुद बहुत मजबूत नेता थे और मुस्लिम लीग स्टूडेंट विंग के साथ ही मुस्लिम नेशनल गार्ड के मेंबर भी थे। दोस्तों ने गोपाल पाठा से हत्याएं बंद करने की रिक्वेस्ट की। गोपाल पाठा ने सिर्फ इस शर्त पर मंजूरी दी कि मुस्लिम लीग पहले अपने कट्टरपंथियों को हथियार डालने को कहे और हिंदुओं को मारना बंद कर दे। सोहरावर्दी को मजबूरन गोपाल की शर्तें माननी पड़ी। गोपाल पाठा से मिली हार के साथ ही सोहरावर्दी को अपनी कुर्सी खोने और वायसराय द्वारा उनकी सरकार को बर्खास्त करने का खतरा महसूस होने लगा, जिसके बाद 21 अगस्त को हुआ भी यही। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड आर्चीबाल्ड वेवेल ने सोहरावर्दी की मुस्लिम लीग सरकार को बर्खास्त कर दिया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए अफ्लिक्टेड एरियाज में ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय की गई। और दोस्तों इस तरीके से कलकत्ता इंडिया का हिस्सा बना रहा और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है गोपाल पाठा को। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी जानना जरूरी है कि भारत के लिए कोलकाता इतना जरूरी क्यों है और अगर कोलकाता पाकिस्तान के पास चला जाता तो इससे भारत को कितना नुकसान होता। दोस्तों जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी बना तब से कलकत्ता इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रही थी। 1772 में ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल बन जाने के बाद से यहाँ सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता पूरे देश में कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का सेंटर भी रहा है। 19th सेंचुरी में इंडिया के रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुई और कोलकाता जस्टिस का बेस बना। दोस्तों जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में कोई लार्ज इंडस्ट्री नहीं थी। देखा जाए तो इस रीजन में कुछ माइनर इंडस्ट्रीज ही थी और यहाँ की इकोनॉमी पूरे तरीके से अग्रेरियन थी। ये मेनली फूड ग्रेन्स, जूट, बम्बू, लेदर और फिश प्रोड्यूस करते थे। साथ ही रॉ मटेरियल्स का यूज यहाँ मौजूद फैक्ट्रीज में होता था, जिसे ऑल ओवर कोलकाता में कंज्यूम किया जाता था। बंगाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोलकाता सेंटर था और हिंदू मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के सोशल डेवलपमेंट का सेंटर भी था। दोस्तों सभी बड़ी इंडस्ट्रीज, मिलिट्री बेस और गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ ही साथ हायर एजुकेशन के अधिकतर इंस्टीट्यूट्स कोलकाता में ही थे। बिना कोलकाता के बंगाल लगभग डिकैपिटेटेड था। जब कोलकाता इंडिया के हिस्से में आया तो ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन के लिए एक पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेडिशनल मार्केट खत्म हो गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के पास सिर्फ ढाका ही रह गया, जिसके चलते बांग्लादेश को ह्यूमन रिसोर्सेज का क्राइसिस फेस करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हिंदू थे और बंटवारे के बाद ये सभी ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गए।
दोस्तों कल्चर के नजरिए से देखें तो कोलकाता का इंडिया में होना बहुत जरूरी था, और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेटर कोलकाता में बहुत से म्यूजियम्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के म्यूजियम शामिल हैं। भारत का ओल्डेस्ट म्यूजियम जो कि 1814 में फाउंड किया गया था, इसके आर्कियोलॉजी और न्यूमिज्मेटिक सेक्शंस में वैल्यूएबल कलेक्शंस हैं। साथ ही द आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, जहां बंगाल के फोक आर्ट का कलेक्शन है, वो भी यहीं पर मौजूद है। इन सब के अलावा एशिया का पहला साइंस और एंटरटेनमेंट का म्यूजियम भी यानी कि साइंस सिटी भी यहीं पर मौजूद है। और 1947 पार्टीशन आर्काइव, म्यूजियम ऑफ शैडोज ऑफ पार्टीशन और पार्टीशन म्यूजियम भी है जो माइग्रेंट्स के दर्द को बयां करता है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कोलकाता हमारे लिटरेचर का हब भी रहा है। यहाँ वैल्यूएबल लाइब्रेरी कलेक्शन जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द बंगाल लिटरेरी सोसाइटी और इंडिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, द नेशनल लाइब्रेरी भी यहीं पर है, जहाँ रेयर बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स का फाइनल कलेक्शन मौजूद है। और कोलकाता शुरुआती दिनों से लिटरेरी और आर्टिस्टिक कामों में एक्टिव रहा है। इन सब के अलावा कोलकाता ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक और डांस का भी सेंटर रहा है। यहीं से लिटरेचर में नोबेल जीतने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, मॉडर्न ड्रामेटिक आर्ट के नाटककार गिरीश चंद्र बोस आए, दीनबंधु मित्र भी यहीं से निकले, और इंडियन सिनेमा के दो महान फिल्म डायरेक्टर्स यानी कि सत्यजीत रे और मृणाल सेन को हमें इसी शहर ने दिया है। ऐसे में अगर ये हिस्सा आज के बांग्लादेश या फिर तब के पाकिस्तान में चला जाता तो भारत को बड़ा ट्रेडिशनल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉस होता। दोस्तों कम्युनल वायलेंस हमेशा किसी एक इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट से शुरू होता है और एक बड़ी जनसंख्या पर बुरा इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। आज भी कोलकाता के 1946 वाले जख्म भरे नहीं हैं। देखा जाए तो दोनों ही ओर बड़ा नुकसान हुआ। जब बांग्लादेश बना तो एक बड़ी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ने भारत पलायन किया और कोलकाता इन सभी परिस्थितियों की गवाह बनी। बेशक देश को आजादी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और कई महापुरुषों के नेतृत्व में मिली, लेकिन हमें गोपाल पाठा जैसे सैनिकों को भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।